हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, हम विद्यालय पाठ्यक्रम विकास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में पाठ्यक्रम विकास के बारे में अध्ययन किया था और आज हम पाठ्यक्रम में मूल्यांकन इसके विषय में अध्ययन करेंगे। जो मूल्यांकन है इसके बारे में अध्ययन करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब पाठ्यक्रम का निर्माण हो जाता है तो उसका मूल्यांकन भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जो पाठ्यक्रम होता है उनमें जो भी पाठ्य सामग्री होती है, शिक्षण विधि होती है, इनमें अपेक्षित सुधार लाना किसके द्वारा संभव होता है? मूल्यांकन के द्वारा ही संभव होता है। इसके अंतर्गत हम इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके कुछ स्टेप्स कि कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पाठ्यक्रम में मूल्यांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन इन करिकुलम। सामान्यतः मूल्यांकन शब्द के द्वारा किसी वस्तु, विचार पद्धति आदि को ग्रहण को आंकने की प्रक्रिया का बोध होता है, लेकिन इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में अधिक करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा यह ज्ञात होता है कि बालक की वर्तमान स्थिति क्या है और उसने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। जैसे शिक्षा शब्द का प्रारंभिक स्वरूप को केवल पढ़ने, लिखने व गणित तक ही सीमित था, लेकिन आज इसके द्वारा व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास की अपेक्षा की जाने लगी है। अतः इसका क्षेत्र विकसित हो गया है। आधुनिक शिक्षा विशेषज्ञ मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थियों के बारे में उनके विषय ज्ञान से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित करती है, अपितु इनके व्यक्तित्व के विकास के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। इसी जानकारी के आधार पर पाठ्य सामग्री एवं पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों में सुधार आदि लाने की चेष्टा की जाती है। जैसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि पाठ्यक्रम में जो मूल्यांकन है उसमें यह देखा जाता है या फिर इस सत्यता का निर्माण किया जाता है कि कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी वस्तु बुरी है। अतः जब भी हमें किसी व्यक्ति के वस्तु और उसके गुण दोषों का क्या करना होता है, अवलोकन करना होता है, तो हम उसके आधार पर ही उसमें सम्मिलित करते हैं मूल्यांकन को। इसकी जो प्रक्रिया होती है ना, वो एकांकी ना होकर विभिन्न कार्यों की एक श्रृंखला मानी गई है। क्योंकि मूल्यांकन में क्या होता है, केवल एक कार्य ही सम्मिलित नहीं होता है, अपितु इसके अनेक चरण होते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस देखिए, जो डेफिनेशंस बताई गई है। मूल्यांकन एक व्यापक एवं उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रमुख कार्य शिक्षा के उद्देश्य को केंद्रित करना है। अतः मूल्यांकन को अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने निम्न रूप से परिभाषित किया है। कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जो शिक्षा शास्त्रियों ने दिए हैं। फर्स्ट डेफिनेशंस हैं, रैमर्स एवं गैच के अनुसार मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से वो उत्तम एवं वांछनीय होता है, उसका ही प्रयोग किया जाता है। ओके, ये डेफिनेशंस दी गई है रैमर्स एवं गैच के द्वारा। नेक्स्ट डेफिनेशंस है, गैरिट के अनुसार मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि जो हम प्रश्नावली बनाते हैं उसका जो ग्रुप होता है, उनमें हमारे स्किल्स और क्वालिटी की जांच करने के लिए ही इवोल्यूशंस किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन बताई गई है डांडेकर के द्वारा। उन्होंने कहा है, मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। अर्थात जो भी बालक के उद्देश्य है वह हमें कौन ज्ञात कराता है? मूल्यांकन ही। क्योंकि अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हम यह ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि जो हमने पाठ्यक्रम का निर्माण किया है उसमें बालक ने कितना प्राप्त किया है और कितना प्राप्त नहीं किया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, क्विलेन तथा हन्ना के अनुसार इन्होंने कहा है, विद्यालय के द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन
तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। जब भी विद्यालय में हमें बालक के व्यवहार को जानना होता है या जो साक्षी होते हैं उनका संकलन करना होता है, प्रूफ कहते हैं जिसे, उनकी व्याख्या करना, हम बिना एवोल्यूशंस के उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें मूल्यांकन करना अति आवश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशंस बताई गई है। जेम्स एम ली के अनुसार उन्होंने भी कहा है, मूल्यांकन विद्यालय तथा स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में विद्यार्थियों की उन्नति की जांच है। मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर व निर्देशित करता है। इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया में न होकर सकारात्मक प्रक्रिया है। कैसे? क्योंकि जो भी हम कक्षा में उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं स्वयं के द्वारा या फिर अन्य गतिविधियों के द्वारा, और उनके संबंध में उन्होंने कितनी उन्नति की है, इसके बारे में जो जांच करते हैं वो हम मूल्यांकन के द्वारा ही करते हैं। इसका मुख्य जो प्रयोजन होता है वो विद्यार्थियों को क्या करना, सीखने की सही दिशा प्रदान करना और साथ ही साथ उनको निर्देशित करना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि यह सब तथ्यों को ध्यान में रखकर ही हम मूल्यांकन का क्या सकारात्मक रूप दे सकते हैं। ओके, इसके बाद है स्टेप्स। अभी बताया था इसके स्टेप्स के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे जो इसके स्टेप है कुछ। देखिए सभी, मूल्यांकन की प्रक्रिया के चरण, इसको हम इस प्रकार चित्र से भी समझ सकते हैं। उससे पहले देखिए, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति या बालक के जन्म से मृत्यु तक चलती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा यह ज्ञात लगाया जा सकता है कि उन्होंने कौन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति की है। जैसे देखिए, सबसे पहले उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, अर्थात जो भी उद्देश्य है वो बालक ने कितना प्राप्त किया है और कितनी इसकी लिमिटेशंस है। सेकंड पॉइंट है, कक्षा में दिए गए अनुभव किस सीमा तक प्रभावशाली रहे हैं। जो भी हमने कक्षा में उनसे गतिविधियां करवाई थी, उनसे जो उन्होंने अनुभव लिया वो कहाँ तक प्रभावशाली रहे हैं और कहाँ तक नहीं रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है, अर्थात जो मूल्यांकन का प्रत्यय है उसमें विषय वस्तु, कंटेंट कहते हैं, अधिगम क्रियाएं, लर्निंग एक्टिविटीज़ तथा मूल्यांकन प्रविधियां, एवोल्यूशंस टेक्निक के बीच अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप स्थापित करके उसको स्पष्ट किया जा सकता है। जो प्रक्रिया है उसमें हम इन चारों तथ्यों को ही ध्यान में रखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, विषय वस्तु हमने कौन से लिए हैं, और जो हमने प्रविधियों का, टेक्निक का यूज़ किया है वो कौन कौन सी टेक्निक्स ली है, और लर्निंग एक्टिविटीज़ जो अधिगम क्रियाएं कराई गई है वो कौन कौन सी कराई गई है। इन्हीं चारों को ध्यान में रखकर ही हम मूल्यांकन के क्या कर सकते हैं, उसको सफल कर सकते हैं। क्योंकि इसकी प्रोसेस में इन चारों तथ्यों का समावेश किया जाता है, और अगर इन तथ्यों का समावेश नहीं होगा तो मूल्यांकन की प्रक्रिया असफल हो जाएगी। इसके अंतर्गत उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम, अनुभव एवं मूल्यांकन प्रविधियां सम्मिलित हैं। इन चारों के बीच आपस में घनिष्ठ संबंध है। उद्देश्यों को प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है तथा इसको प्रत्यक्ष, डायरेक्ट रूप से प्राप्त किया जाता है, जबकि विषय वस्तु अधिकतम अनुभव उद्देश्यों से जो अप्रत्यक्ष क्रय से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। शिक्षा में मूल्यांकन की प्रक्रिया के प्रमुख 4 चरण निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, फर्स्ट है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, यानी कि जो भी हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं उनको हमने कहाँ तक प्राप्त किया है और कहाँ तक नहीं किया है। अर्थात इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। और क्या होता है, ये एक कठिन कार्य होता है ना। इसके लिए अध्यापक को
क्या करना होता है, कठिन परिश्रम करना होता है, क्योंकि अगर हमारे पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होंगे तो उसके अभाव में हम किसी भी प्रकार के उचित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं हम कि ये शून्य परिणाम होते हैं। इसे कभी कभी शून्य अवस्था भी कहते हैं। इसीलिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, निरंतर कार्यरत रहना चाहिए और उनको उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए, जिसमें कि हमें क्या मूल्यांकन करना है, यह भी स्पष्ट कर लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है और हमारी जो प्रक्रिया है उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रहती है। सेकंड पॉइंट है सीखने की योजना बनाना। सीखने की योजना बनाना, इससे यह होता है कि जो भी हम साधन का निर्माण करते हैं, सोर्सेस का, उन साधन का प्रयोग और उपयोग ऐसे वांछित प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हमें कक्षा में ऐसी परिस्थिति निर्माण करनी चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, सक्रिय होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके और विद्यार्थियों को कोई भी कार्य सिखाते समय हमें अपने शैक्षिक लक्ष्य, उसकी आयु, परिपक्वता, मैच्योरिटी कहते हैं ना, बालक के व्यवहार आदि को ध्यान में रखना चाहिए। ये हम ध्यान में अगर रखेंगे तो सीखने सिखाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और सबसे थर्ड पॉइंट है बालक व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। जो बालक का व्यवहार होता है ना, वो क्या होता है, परिवर्तन करना ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य होता है। जैसे आपको पहले भी बताया जा चुका है कि शिक्षा के द्वारा ही बालक का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है और शिक्षा के द्वारा ही उनमें अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा ही उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है ना। और हमें जो भी उनके व्यवहार में चेंजेस लाना होता है वो भी हम एजुकेशन के द्वारा ला सकते हैं। और बालक के व्यवहार में ये चेंजेस किसके द्वारा ला सकते हैं, हम टीचिंग प्रोसेस के द्वारा ला सकते हैं, जिसमें बालक को हम कई प्रकार से देते हैं ना, जो तीनों पक्षों का समावेश किया था बालक के लिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन पक्षों के द्वारा ही क्या होता है, उनको ज्ञान प्राप्त होता है और ये पक्ष अलग अलग ना होकर एक दूसरे से संबंधित होते हैं ना। इनमें से अगर एक भी पक्ष नहीं होगा तो ज्ञान की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। इसीलिए इन तीनों पक्षों के समावेश के द्वारा ही हम उनके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, चाहे वो उनका व्यवहार बाह्य हो या फिर आंतरिक हो, ये दोनों पक्ष ही सम्मिलित होते हैं। ओके, तो आज हमने अध्ययन किया पाठ्यक्रम में मूल्यांकन और उसके स्टेप्स। नाउ जो इससे अगला हमारा टॉपिक रहेगा इसी के रिगार्डिंग है, करिकुलम इन इवैल्यूएशंस। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।